उधर चीन ने जापान के पास मियाको स्ट्रेट के ऊपर अपने बेहद ताकतवर H-6 विमानों को उड़ाकर उसे डराने की कोशिश की। जापान ने दावा किया कि चीन के ये बम बरसाने वाले विमान सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस थे, जिन्हें चीन की वायुसेना ने 23 जून को दक्षिणी जापान के मियाको स्ट्रेट के ऊपर उड़ाया। जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक YJ-12 एंटीशिप क्रूज मिसाइल से लैस चीन के 2 H-6 विमानों ने ईस्ट चाइना सी से होते हुए मियाको स्ट्रेट को पार किया और फिर पैसिफिक सागर में पहुंच गए। इसके बाद चीन के बम बरसाने वाले विमान उसी रास्ते से लौट भी गए। जापान ने इसे चीन की उकसाने वाली कार्रवाई करार देते हुए दावा किया कि उसकी सीमा के पास घातक मिसाइलों से लैस विमान उड़ाकर चीन ने तनाव को और बढ़ाने का काम किया, क्योंकि ईस्ट चाइना सी के कई द्वीपों को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से झगड़ा चला रहा है। जापान ने पहले भी कई बार यह आरोप लगाया है कि चीन के जहाज उसकी समुद्री सीमा में घुसपैठ करते रहे, और इस बार तो जापान ने चीन पर ताकतवर H-6 फाइटर जेट को उसकी सीमा के पास उड़ाने का आरोप लगा दिया, जो YJ-12 एंटीशिप क्रूज मिसाइलों से लैस थे। दावा किया गया कि चीन के इन लड़ाकू विमानों ने ईस्ट चाइना सी में मौजूद आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी, यानी चीन ने एक साथ जापान को अपनी नौसेना और वायुसेना की ताकत दिखाने की कोशिश की। इसके साथ ही चीन ने बम बरसाने वाले लड़ाकू विमानों में जिन मिसाइलों को तैनात किया था वो भी बेहद खतरनाक बताई जाती हैं। चीन की YJ-12 एंटीशिप क्रूज मिसाइलों को ईगल स्ट्राइक मिसाइल भी कहा जाता है और ये 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के टारगेट को भी आसानी से ढेर कर सकती हैं। दावा किया जाता है कि दागे जाने के बाद ये महज 30 सेकंड में अपने निशाने तक पहुंचकर उसे तबाह कर देती हैं। और इसी वजह से जापान चीन की इस हरकत को एक बड़े खतरे के तौर पर देख रहा है। जापान कई बार इस बात की आशंका जता चुका है कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया उसी तरह किसी और देश पर भी हमला हो सकता है, और माना गया कि उसने अपने इस बयान में चीन की तरफ ही इशारा किया, क्योंकि ताइवान को दादागिरी दिखाने वाला चीन जापान पर भी आंखें तरेड़ता रहता है। इसी वजह से जापान ने अपनी सैनिक क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी, जिसके लिए उसने अपना रक्षा बजट बढ़ाने का ऐलान किया था। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने तो G7 की बैठक में भी इस बात का जिक्र किया कि वो आने वाले 5 साल में अपने देश की सैन्य ताकत और बढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने G7 की बैठक में चीन की उन घुसपैठों के बारे में भी बताया जो वो लगातार जापान की समुद्री सीमा के भीतर कर रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच दुश्मनी सालों पुरानी है। चीन और जापान दोनों ही झड़पते रहे हैं। असल में ईस्ट चाइना सी के इन द्वीपों को सेनकॉक और चीन द्विवादा कहता है, जिनकी देखरेख 1972 के बाद से जापान कर रहा है। जापान का दावा यह है कि द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन चीन का कहना है कि इन द्वीपों पर उसका हक है और जापान को पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन जापान भी अड़ा हुआ है और उसने चीन के खिलाफ अमेरिका को भी अपने साथ ले लिया है, जिसके साथ उसने 1951 में एक संधि की थी, जिसमें अमेरिका को जापान में अपनी नौसेना का बेस बनाने का अधिकार मिला था और कहा गया था कि जापान पर हुए हमले को अमेरिका अपने पर हुआ हमला मानेगा और उसकी रक्षा करेगा। माना यह जा रहा है कि जापान को अपनी ताकत दिखाकर चीन अमेरिका को भी यह संदेश देने की कोशिश करता है कि ईस्ट चाइना सी के मसले से वो दूर ही रहे। और इधर उदयपुर हत्याकांड के बाद कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी के डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने साफ किया कि राज्य में पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। हम कानून व्यवस्था को सख्ती से बनाए रखेंगे। इस बीच दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने उदयपुर मामले को इंसानियत के लिए शर्मनाक बताया, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। यह कदम गैर इस्लामी, गैर कानूनी और इंसानियत सोज है। उधर जयपुर में भी मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई संगठनों ने इस दर्दनाक हत्याकांड की निंदा की। इधर चीन को घेरने के लिए भारत और अमेरिका ने प्रशांत महासागर में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी एक्सरसाइज शुरू कर दी। सबसे बड़ी इसलिए क्योंकि अकेले भारत और अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कुल 27 देश इस रिम्पैक्ट ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें चीन के पड़ोसी तक शामिल हैं। और उस रिम्पैक्ट सैन्य अभ्यास में अपना दमखम दिखाने के लिए भारत का INS सतपुड़ा अमेरिका की नौसेना के अड्डे पर पर्ल हार्बर पर पहुंच चुका है। INS सतपुड़ा देश में ही बनी गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है, जो कि आसमान, जमीन और पानी के अंदर दुश्मन को ढेर कर सकती है। ऐसी खतरनाक फ्रिगेट अमेरिका की नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास करेगी। उसके साथ भारतीय नौसेना का एक PHI मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इस ड्रिल में हिस्सा ले रहा है। रिम्पैक्ट एक्सरसाइज चीन के खिलाफ इतनी बड़ी मोर्चेबंदी है
कि उसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्वाड देशों से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल और दक्षिण कोरिया जैसे ताकतवर देश शामिल हैं। और तो और फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे वो देश भी इस ड्रिल का हिस्सा हैं, जिनका दक्षिण चीन सागर में चीन से 36 का आंकड़ा चल रहा है। मतलब भारत और अमेरिका ने ऐसा हाथ मिलाया कि चीन अलग थलग पड़ गया। तैयारी चीन को उसके पड़ोस में ही घेरने की है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती दादागिरी ने सबकी नाक में दम किया हुआ है। और इम्पैक्ट ड्रिल का मकसद ही है इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके को किसी एक देश की बपौती न बनने देना। इसके लिए 27 देशों की नौसेनाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उनके करीब 25,000 सैनिक, 38 जंगी जहाज, 4 सबमरीन और 170 हवाई जहाज 4 अगस्त तक प्रशांत महासागर में अपनी ताकत दिखाएंगे और ऐसी जबरदस्त ट्रेनिंग करेंगे कि कल को अगर इंडो पैसिफिक के इलाके की आजादी पर जरा सी भी आंच आई तो सब 27 देश मिलकर उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इतना ही नहीं, 27 देशों की ये नेवी एक्सरसाइज ऐसे वक्त में हो रही है जब हाल ही में चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया, जो कि चीन का सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक और सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है। चीन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसी बला है जिसके बूते चीन ज्यादा एयरक्राफ्ट लॉन्च कर सकेगा, ज्यादा तेजी से लॉन्च कर सकेगा और ज्यादा गोला बारूद के साथ लॉन्च कर सकेगा। चीन के पास पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और उस पर वो उसे लगातार धार देने में। इसी बात से चीन के सभी पड़ोसियों, यहाँ तक कि अमेरिका के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंची हुई हैं। क्योंकि नौसेना की ताकत ऐसा हथियार है जो हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में जंग छिड़ने पर चीन का पलड़ा भारी कर सकती है। अपनी इसी ताकत पर चीन इतरा रहा है, लेकिन अब दुनिया के 27 देशों की नौसेनाओं ने चीन के खिलाफ बाजुएं चढ़ा ली हैं। एआईएमआईएम अगले साल एमपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मध्य प्रदेश में नगर निगम के बाद अगले साल विधानसभा चुनाव भी लड़ने का ऐलान कर दिया। तीसरा विकल्प का यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्पेस भी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में खेत से 18 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स विंबलडन में उलटफेर का शिकार हो गईं और उन्हें अपने पहले ही मुकाबले में 7-5, 1-6 और 7-6 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। वहीं नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की। उधर महाराष्ट्र के सांगली में एक ही परिवार के 9 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जिस मामले को लेकर पुलिस आत्महत्या मान रही थी, वो सामूहिक हत्याकांड का मामला निकला। आरोप यह है कि अपने आप को पीर फकीर बताने वाले एक शख्स ने गुप्त खजाने के लिए पूरे परिवार की हत्या कर दी, जिनके शव 20 जून को सांगली में एक मकान के अंदर से मिले थे, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। शुरुआत में पुलिस ने इसे सामूहिक आत्महत्या का मामला मानकर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन जांच के दौरान जो सुराग हाथ लगे उनसे पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि यह पर्दाफाश हुआ कि परिवार के लोगों ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया था। और इस हत्याकांड की वजह बनी एक गुप्त खजाने की तलाश। पुलिस के मुताबिक खुद को पीर फकीर बताने वाले आरोपी अब्बास मोहम्मद अली ने खजाने को ढूंढने का झांसा देकर इस परिवार को अपने जाल में फंसाया था, जिस पर पुलिस को वहां मिले सुसाइड नोट की जांच के दौरान शक हुआ, जिसमें आत्महत्या की कोई वजह नहीं बताई गई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत उसने एक कागज पर परिवार के लोगों से उस इलाके में उधार पर रकम देने वाले लोगों के नाम लिखवाए थे, ताकि हत्या के बाद यह साबित किया जा सके कि कर्ज की वजह से उन्होंने खुदकुशी की। और फिर 19 जून को वो अपने ड्राइवर के साथ फिर उनके घर पहुंचा। बताया गया कि गुप्त खजाने के लिए झाड़ फूंक करने के बहाने उसने परिवार के सभी लोगों को छत पर भेज दिया। इसके बाद एक एक कर उन्हें नीचे बुलाया और उन्हें खास तौर पर तैयार की गई चाय पीने के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक चाय में जहर मिलाया गया था, जिसकी वजह से सभी लोगों ने दम तोड़ दिया। इन 9 लोगों को कुछ विषैली पॉइजनस चीज दी है। मामले का पर्दाफाश होने के बाद आरोपी अब्बास मोहम्मद अली पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया और पुलिस उससे आगे की पूछताछ में जुट गई। जिनेवा में फिर पाकिस्तान का विरोध हुआ। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूएन की मानवाधिकार परिषद के दफ्तर के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और इस दौरान पीओके को आजाद करने की मांग उठाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे 2 लोगों की याचिका खारिज कर दी। इनके नामांकन किसी न किसी तकनीकी वजह से स्वीकार नहीं किए गए, जिसके बाद उन्होंने अदालत से गुहार लगाई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विदेशी महिला के पास से करीब 13 करोड़ रुपए की कोकेन बरामद की गई।
इस कोकेन को बैग के अंदर कुर्ते के बटन में छिपाया गया था। उधर पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया कि यूक्रेन में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और नेटो की सेना रूस से शैडो वॉर कर रही है। मतलब ये कि नेटो और अमेरिका यूक्रेन में छिपकर रूस की सेना से जंग लड़ रहे हैं। 24 फरवरी को रूस की सेना के हमले के बाद से ही यूक्रेन में भीषण जंग छिड़ी हुई है और इस युद्ध में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी पुतिन का सैन्य अभियान थमने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब रूस ने राजधानी कीव को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हालांकि इस जंग में नेटो देश यूक्रेन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। रूस के सामने खड़े रहने के लिए नेटो के कई देश यूक्रेन को खतरनाक और घातक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया कि यूक्रेन में नेटो देशों की सेना भी छिपकर रूस की सेना के खिलाफ जंग लड़ रही है। मतलब यह कि पिछले 4 महीनों से चल रही इस जंग में पश्चिमी देश यूक्रेन को न सिर्फ हथियार भेजकर मदद पहुंचा रहे बल्कि जंग के मैदान में जेलेंस्की की सेना की तरफ से लड़ाई भी लड़ रहे हैं ताकि पुतिन की फौज को यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करने